Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying the 13th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Care and Education. And this video is going to be part 3 from this chapter. So अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. पार्ट 1 और 2 में हमने बात की कि क्यों ज़रूरी होती है केयर एंड एजुकेशन इन्फेंसी वाले पीरियड में और अर्ली चाइल्डहुड वाले पीरियड में. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि ECCE की ज़रूरत क्यों है, क्यों प्रोवाइड कराई जाती है ECCE बच्चों को. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है वाई प्रोवाइड ECCE सर्विसेज. क्यों प्रोवाइड की जाए ECCE सर्विसेज. देयर आर मैनी रीजन वाई वी नीड सर्विसेज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ECCE सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए. पहला रीज़न तो ये है कि इन आवर कंट्री ऑल चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो अप इन अ ऑप्टिमल इन्वायरमेंट. हमारी कंट्री में सभी बच्चों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता. जैसा इन्वायरमेंट उनको चाहिए वैसा इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता. Many children live in conditions of poverty where their basic needs of food, health and hygiene are not met. बहुत सारे बच्चे ऐसी गरीबी वाली कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं. In such a situation, ECCE service can help to meet the basic health and nutrition needs of children, provide early stimulation to children in the age group 0 to 3 years and additionally impart preschool education to children in the age group 3 to 6 years. तो ऐसी सिचुएशन में जो ECCE है ना वो बच्चे की हेल्प करता है. वो बच्चों को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करता है. ठीक है, यहाँ पे बच्चे को मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है जब वो 0 to 3 ईयर्स की एज का होता है. फिर उसको प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है जब वो 3 to 6 ईयर की एज का होता है. ठीक है, पहले तो सिर्फ केयर दी जाती है लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जाने लगती है जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब. ठीक है, अब सेकेंड रीज़न देखो. A second reason for providing ECCE services is that a large number of women across all socioeconomic strata work outside the home to earn a livelihood. So the family is not physically available in many homes to take care of the child. देखो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे जो औरतें होती हैं ना वो बाहर काम करती हैं और फैमिली में जो एडल्ट होते हैं वो बच्चों की केयर नहीं कर पाते. या कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली होती है तो फैमिली में कोई रह ही नहीं जाता है. तो वैसी सिचुएशन में बच्चे को ECCE सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाती है. ऑफ कोर्स यू मे से दैट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द फैमिली सच एज. इसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि क्या हुआ अगर माँ घर पे नहीं है तो फैमिली के पास अदर ऑप्शंस भी हैं जैसे लिविंग द चाइल्ड विद अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड ड्यूरिंग द डे. जैसे आप बच्चे को छोड़ दो किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी फ्रेंड के पास. द मदर टेकिंग द चाइल्ड टू हर वर्क प्लेस. माँ भी बच्चे को अपने साथ अपने काम पे ले जा सकती है. लिविंग द चाइल्ड विथ हायर्ड हेल्प इन द हाउस. घर पे ही कोई हेल्प हायर करके कोई आया वगैरह को हायर करके भी माँ जा सकती है. लिविंग द चाइल्ड विद ओल्डर चाइल्ड एट होम. अगर घर पे कोई बड़ा बच्चा है तो उसके सहारे भी माँ छोड़ सकती है अपने बच्चे को, कोई अगर बड़ा भाई बहन है तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो कि फैमिली कंसीडर कर सकती है. तो ECCE की ज़रूरत क्यों पड़ी. देखो हाँ, हम मानते हैं कि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ना इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. अब वो लिमिटेशंस क्या है. हायर्ड हेल्प इज़ एक्सपेंसिव एंड फैमिलीज फ्रॉम लोअर एंड मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड देयर सर्विसेज. तो देखो ये जो हेल्प हायर की जाती है, आया वगैरह रखी जाती हैं बच्चों की देखभाल के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है. और अगर लोअर और मिडिल क्लास फैमिली है तो वो इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती. द मदर टेकिंग द चाइल्ड टू द वर्क प्लेस इज़ अप्रोप्रिएट इफ़ देयर आर क्रैच फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर द चाइल्ड. माँ बच्चे को अपने साथ अपने वर्क प्लेस पे ले जा सकती है लेकिन वो तभी अप्रोप्रिएट होगा जब उस वर्क प्लेस पे क्रैच
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हो। क्योंकि अगर बच्चा माँ के साथ रहेगा तो माँ का पूरा ध्यान तो बच्चे पे रहेगा ना, वो काम क्या करेंगी। If not, the environment at the workplace can be inappropriate or hazardous for the child. अगर क्रच फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, वर्क प्लेस पे नहीं है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए एकदम इनअप्रोप्रिएट है और कभी कभी वो बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है माँ का ध्यान बच्चे से हटकर अपने काम पे चला जाए और बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। You may have seen many young children playing at construction sites while their parents work as laborers. आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब लेबरर्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो सेफ इन्वायरमेंट है कि बच्चा कंस्ट्रक्शन की साइट पे खेल रहा है? तो देखो वहाँ पे उसको बिल्कुल भी सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ कभी भी बच्चे के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो डू यू थिंक द इन्वायरमेंट इज सेफ फॉर द चाइल्ड लेट अलोन स्टिमुलेटिंग एंड केयरिंग? क्या वो जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, वो केयरिंग है बच्चे के लिए? इवन इफ द चाइल्ड गेट्स द कंपनी ऑफ अदर चिल्ड्रन इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड सेफ्टी। भले ही वहाँ पे दूसरे बच्चे भी होते हैं, बच्चे को दूसरे बच्चों की कंपनी भी मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे की सेफ्टी की बात है, बच्चे की सेफ्टी दाव पे लगी होती है। ठीक है, इन आवर कंट्री मैनी वुमेन हैव नो चॉइस बट टू टेक द चाइल्ड विद देम एज देयर आर नॉट इनफ क्रचेस फॉर चिल्ड्रंस केयर। तो बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती और वो अपने बच्चों को अपने साथ अपने वर्क प्लेस पे ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को क्रचेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। द फर्स्ट अल्टरनेटिव स्टेटेड अबव इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर एडल्ट्स एट होम। तो वहाँ पे जो ये ऊपर चार अल्टरनेटिव्स बताया गया है ना कि ये सारे ऑप्शंस भी है, मदर ये चीज़ें कर सकती है। तो इन चारों में से सबसे सुटेबल यही है कि अगर एडल्ट्स घर पे हैं, कोई ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के घर पे हैं, तभी बच्चे को घर पे छोड़ा जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे को क्रैचेस में या किसी प्री स्कूल में छोड़ देना चाहिए। In the cities, many families are nuclear. When both the parents are out earning a living, there is no one to look after the child at home. In families from lower socio-economic strata, often all the एडल्ट हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस टू अर्न अ लिविंग। तो फैमिलीज़ में क्या होता है आजकल के समय में, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वहाँ पे खाली पेरेंट्स ही होते हैं और जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं, वो बाहर काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में घर पे कोई नहीं रह जाता। और अगर कोई लोअर सोशो इकोनॉमिक फैमिली है, अगर कोई गरीब फैमिली है, तो वहाँ पे तो सारे फैमिली मेम्बर ही काम कर रहे होते हैं। तो वैसी सिचुएशन में बच्चे की केयर कौन करेगा घर पे? The fourth option, that of leaving the young children with an older sibling, usually a girl, is what most families from lower socioeconomic strata depend on, but this deprive the older child of schooling. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया था कि बच्चे को किसी अपने बड़े सिबलिंग के पास छोड़ दो, कि जो बड़ा भाई बहन है वो बच्चे की केयर करे। और जनरली जो बड़ा होता है वो गर्ल ही होती है, कोई बड़ी बहन ही होती है जो उस छोटे बच्चे की केयर करती है। लेकिन ये उस बड़े बच्चे के लिए, उस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी स्कूलिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो सारा दिन अपने भाई पे ही ध्यान देगी, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देगी, अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। ठीक है, द ओनली ऑप्शन दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल इज टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ क्रिचेस। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि बच्चे को चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए क्रिचेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये साबित हो गया कि ECCE सर्विसेज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड हमने समझ लिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो थर्ड रीज़न बताया गया है कि क्यों ECCE सर्विस इम्पॉर्टेंट है। The third reason for providing ECCE services is that even the best of family environments cannot provide the child with adequate play activities and the company of children which a preschool is able to provide. देखो चाहे कितनी भी अच्छी फैमिली हो, वो बच्चे को सारी प्ले एक्टिविटीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकती, वो बच्चे को
उनकी एज के बच्चों की कंपनी नहीं प्रोवाइड करा सकती जो कि एक क्रच या प्री स्कूल प्रोवाइड करा सकता है। इन अ प्री स्कूल सेंटर चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड इंगेज इन कलेक्टिव एक्टिविटी। तो प्री स्कूल में क्या होता है, वहाँ पे बच्चा अपने एज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको इंटरेक्शन का मौका मिलता है, उसको कलेक्टिव एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। दिस प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग टू शेयर, अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेवलप यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ हार्मनी एंड कंपैशन फॉर ऑल। तो यहाँ पे बच्चा जब प्री स्कूल में होता है तो वो शेयर करना सीखता है अपनी चीज़ों को, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है, वो हारमोनीज़ को समझता है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हारमोनी हो गया, कंपैशन हो गया, दूसरों से दया दिखाना। तो ये चीज़ें भी बच्चा सीखता है। कहाँ पे सीखता है? प्री स्कूल में सीखता है, ठीक है, जो कि शायद वो घर पे ना सीख पाए। The fourth reason for providing ECCE services comes from the benefits that the ECCE program bring to children both in the short run and in the long term. तो ये जो ECCE benefits देता है बच्चों को, वो शॉर्ट रन बेनिफिट्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो दोनों तरह के बेनिफिट्स बच्चे को प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, अ गुड ECCE प्रोग्राम हेल्प द चाइल्ड टू बी prepared for primary school both in terms of academic preparedness एंड सोशल प्रिपेयर्डनेस। तो देखो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ECC से क्या फ़ायदा होता है बच्चे को, बच्चा प्राइमरी स्कूल के लिए तैयार होता है, एकेडमिक रूप से भी वो तैयार होता है, उसको बेसिक चीज़ें पता रहती है, ABCD पता रहता है, 1 2 पता रहता है, ठीक है, और वो सोशली भी प्रिपेयर रहता है, ठीक है, उसको पता रहता है कि चीज़ों को शेयर कैसे करना है अपने फ्रेंड के साथ, उसको पता रहता है कि अपने एज के बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। कैन यू से व्हाट दीज टर्म्स मीन? आपको पता है ये जो टर्म्स बताई गई हैं इसका क्या मतलब है, मतलब एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब है, सोशल प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब है? तो मैंने बताया ना कि एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है कि बच्चा लिखना पढ़ना समझ चुका होता है, बच्चे को बेसिक चीज़ें पता होती हैं, जैसे बच्चे को ABCD आने लगता है, बच्चे को 1 2 3 आने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चे को क्या करती हैं, प्राइमरी एजुकेशन लेने में हेल्प करती है। बच्चा जब स्कूल में जाता है, फॉर्मली जब वो एजुकेशन लेने लगता है, तो ये जो चीज़ें उसने सीखी होती हैं ये उसकी हेल्प करती हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शेयरिंग, फॉलोइंग अ स्केड्यूल एंड एडाप्टेशन टू अ न्यू इन्वायरमेंट। और फिर वो देखो, वो नए इन्वायरमेंट को में अडॉप्ट करना भी खुद को सीख लेता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रचेस में रह चुका होता है, वो ऑलरेडी प्री स्कूल सेंटर में रह चुका होता है, तो उसको पता रहता है कि किसी दूसरे इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है, उसको एक स्केड्यूल को प्लान करना भी आ चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रैशेस में रहा है, वहाँ पे उसको टाइम टू टाइम चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कब उसको खाना खाना है, कैसे दूसरे बच्चों के साथ मिल के खाना है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा सीख चुका होता है ऑलरेडी, तो वो एकेडमिक रूप से तो तैयार हो ही चुका है। अब है सोशल प्रिपेयरनेस। It means that the experiences of the preschool help the child to learn to relate with other children and adults, which will help in the adjustment in the primary school. तो अब बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ गई होती हैं कि उसको कैसे दूसरे इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना है, उसको पता होता है कि कैसे उसको अदर बच्चों से बिहेव करना है, कैसे एडल्ट से यानी कि जो उसके टीचर हैं उससे कैसे उसको बिहेव करना है, तो वो अपने आप को आराम से प्राइमरी स्कूल के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेता है। It has been found that children who have attended an ECCE program are less likely to drop out of primary schools. They show fewer instances of delinquency and drug addiction and become productive as adults, contributing to the family income as well as to the nation's economic capital. तो ये भी देखा गया है कि जो बच्चों को ECCE प्रोग्राम में शामिल किया गया, जो बच्चे ECC प्रोग्राम में शामिल हुए वो प्राइमरी स्कूल में पढ़े, वो ड्रॉप आउट उन्होंने नहीं किया, वो आगे बढ़े,
उन्हें किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं हुआ ड्रग से रिलेटेड, ठीक है, वो किसी भी तरह की बुरी आदतों में नहीं गए, ठीक है, और उन्होंने अपनी फैमिली की इनकम में भी कंट्रीब्यूट किया, साथ ही साथ उन्होंने नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चे जो ईसीसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं वो आगे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनका फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है और आगे वो एक अच्छे सिटीजन बनते हैं। Thus, this fourth reason for providing ECC service can be called the economic argument for investing in children. तो ये जो फोर्थ रीज़न हमने बताया ना, ये कहा जा सकता है कि बच्चे के ऊपर आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, कि बच्चा क्या करेगा अगर अच्छे से पढ़ेगा, ECCE प्रोग्राम्स में बच्चा शामिल होगा तो बच्चा देश को अच्छी इनकम देगा, इवन अपनी फैमिली को भी अच्छी इनकम देगा, ठीक है। The fifth and perhaps the most important reason for investing in early childhood program is that every human being has a right to grow and live in a healthy and enriching environment so that he attains her full potential. तो जो लास्ट रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो क्या है, वो ये है कि हर ह्यूमन बीइंग को ये अधिकार होता है कि वो अच्छी तरह से ग्रो करे, उसको अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो अपनी पूरी पोटेंशियल को पा सके, अपनी पूरी क्षमता को विकसित कर सके। दिस इज कॉल्ड द राइट्स पर्सपेक्टिव टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसके बाद है द नेचर ऑफ ईसीसीई। ECCE का नेचर क्या होता है? एज डिस्कस्ड अबव, ECCE comprises health, nutrition, stimulation and preschool education input so that there is sound and holistic growth and development of the child. देखो ECCE सर्विस क्या करता है, ये बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बच्चे को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, ये बच्चे को स्टिमुलेशन देता है, एजुकेशन देता है, ताकि बच्चे का पूरा विकास हो सके, एक हॉलिस्टिक ग्रोथ हो सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे की, ठीक है। हेल्थ इनपुट इंक्लूड हेल्थ चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। तो हेल्थ इनपुट्स में क्या क्या शामिल है, बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह दी जाती है, बच्चे को हेल्थ चेकअप्स दिए जाते हैं, और अगर उसकी कोई बीमारी है तो उसकी ट्रीटमेंट भी बच्चे को दी जाती है। न्यूट्रिशन इनपुट इंक्लूड प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन फॉर्म ऑफ मिड डे मील एंड विटामिन सप्लीमेंट्स। और अगर जो न्यूट्रिशन इनपुट्स हैं उनकी बात की जाए तो बच्चे को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है और विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। स्टिमुलेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन इनपुट मीन्स providing developmentally appropriate meaningful experiences that foster development in various areas. तो यहाँ पे बच्चे को स्टिमुलेशन दी जाती है, बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे से डेवलप हो, और जब उसका दिमाग डेवलप होगा तो बाकी एरिया के डेवलपमेंट पे भी उसका असर पड़ेगा। These experiences must be provided to the child through the child's activity and play and not through formal education. तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं बच्चे को, स्टिमुलेशन दिया जाता है, तो ये एक्टिविटी और प्ले के थ्रू दिया जाना चाहिए। बच्चे को कुछ भी यहाँ पे बुकिश नॉलेज नहीं दी जानी चाहिए। Children learn as they play and are involved in activities that are appropriate to their age and developmental level. तो बच्चे जो भी खेल खेल रहे हैं, बच्चे जिन भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो सारी एक्टिविटी, वो सारे गेम बच्चे के एज और उसके डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए। Children's learning does not occur in narrowly defined subject area. Rather, learning and development are interrelated, and most activities that stimulate one aspect of development also affect other dimensions. तो यहाँ पे जो बच्चे की लर्निंग होती है इस एज में, वो बुक के थ्रू नहीं होती है, ठीक है, ये किसी सब्जेक्ट में नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होती, बल्कि ये बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बच्चे के हर एरिया को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, चाहे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो।
लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगिंग राइम्स is a common activity that most parents carry out with the child from the time the child is a few months old। देखो जो राइम गाना ना, ये कॉमन एक्टिविटी है जो पेरेंट्स भी करते हैं बच्चों के साथ। इवन बच्चे जब कुछ महीने के होते हैं तभी से पेरेंट्स कुछ ना कुछ राइम्स गुनगुनाते रहते हैं। राइम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम एज वेल इन प्री स्कूल सेंटर्स। तो ये जो राइम्स है ना, ये प्री स्कूल सेंटर्स में भी बच्चे को सिखाए जाते हैं। ठीक है, इनके थ्रू भी बच्चे को प्ले कराया जाता है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ठीक है, बच्चा थोड़ा सा एक्शन करना सीखता है। दीज एक्टिविटी हेल्प इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड शी ही सिंग द राइम एंड हियर अदर स्पीक। इट हेल्प द चाइल्ड्स cognitive development as the child's parents or teachers in the preschool talk about the objects, events, or concepts being described in the rhyme. It helps in social and emotional development as the adult is interacting closely with the child in a pleasurable manner during the singing of the rhyme, and both the child and the adult are deriving satisfaction and pleasure from doing an activity altogether. If the rhyme is sung with action, it also contributes to child physical and motor development। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि राइम ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे पहले तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बच्चा राइम को सुनता है, दूसरों को बोलते हुए देखता है। ठीक है, फिर बच्चा भी बोलने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी राइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, पेरेंट्स या जो टीचर्स होते हैं बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो वो राइम्स में देखता है। मान लो राइम्स में बच्चे ने एप्पल देखा, तो टीचर बच्चे को बताएंगे कि वो क्या है। ठीक है, उसका क्या यूज़ है। तो बच्चा डिफरेंट चीज़ों के प्रति अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। बच्चा डिफरेंट इवेंट्स के बारे में समझने लगता है। इट हेल्प इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये बच्चे की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा मज़ा लेता है, वो गाना गा रहा होता है, वो नाच नाच के एक्शन भी कर रहा होता है, और इससे सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिलता है दोनों को, बच्चे को भी और टीचर को भी। और अगर बच्चा अपने किसी पेरेंट के साथ ऐसा कर रहा है तो पेरेंट को भी मज़ा आता है बच्चे के साथ ऐसा करके। बच्चे को एक्शन करते हुए देख के पेरेंट को भी खुशी मिलती है और बच्चे को भी बहुत मज़ा आता है। If the rhyme is sung with action, it also contribute to child physical and motor development। अगर बच्चा वो जो राइम है वो एक्शन के थ्रू कर रहा है, उसमें एक्शन भी कर रहा है, तो बच्चे की फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट भी हो रही है। The stimulation activity in the first 3 years and preschool education in the 3 to 6 years should be based on play, art, rhythm, rhyme, movement, and active participation of the child। तो इस एज में जो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ होती है ना, वो प्ले के थ्रू करानी चाहिए, राइम्स के थ्रू करानी चाहिए, आर्ट के थ्रू करानी चाहिए। बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो यहाँ जितना भी कुछ बच्चा सीखता है ना, वो खेल खेल में ही सीखता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्टिव नॉलेज बच्चे को नहीं दी जाती। हाँ, लेकिन उसको सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए प्रिपेयर यहाँ पे ज़रूर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केयर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स। अभी तक हमने इन्फेंसी और प्री चाइल्डहुड ईयर्स की बात की, अब हम मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स में केयर एंड एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।